तो आज हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं वो गेट 2003 में इलेक्ट्रिकल वालों को आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इंडक्टर का स्टोर्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग स्टोर्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर एंड एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ केसेस में डिवाइड करके चलेंगे, और जिसका हम लोग आज पहला केस लेंगे जहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इंडक्टर के अंदर इस पर्टिकुलर सर्किट में इंडक्टर के अंदर कितना जो एनर्जी है वो स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के आगे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एक आइडियल इंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे एक नॉन आइडियल इंडक्टर है। ठीक है, तो मैं इसको नॉन आइडियल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो इंडक्टर है उसके साथ सीरीज में देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोई सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको आइडियल कह रहे हैं और इसको नॉन आइडियल कह रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे बॉक्स में जो रखा हुआ है इंडक्टर प्लस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो इसको हम लोग इंडक्टर भी कह सकते हैं पूरा एकदम, जो कि एक आइडियल जो एक नॉन आइडियल इंडक्टर है। ठीक है, और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, कॉयल कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो रखा हुआ है इसको हम लोग इंडक्टर कह सकते हैं या कॉयल कह सकते हैं, जो कि आइडियल है। ठीक है, मतलब ये नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल कॉयल और नॉन आइडियल इंडक्टर, और ये क्या है, एक आइडियल कॉयल और इंडक्टर है। ठीक है, नॉन आइडियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसीलिए ये पूरा जो बॉक्स है इसको हम लोग इंडक्टर कहेंगे, सिर्फ इसको नहीं, ये पूरा बॉक्स को हम लोग इंडक्टर कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा बॉक्स को इंडक्टर कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन में अगर डिफाइन वो लोग कर दिया कि एक आइडियल इंडक्टर है, ठीक है, जिसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो फिर सेम फिगर, ठीक है ना, और वो लोग अगर बोल दिया कि एक कॉयल है जहाँ पे इंडक्टर, जिसका इंडक्टर है 2 हेनरी का, और उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो रहेगा उसका कॉयल में, तो वो पूरा जो कॉयल है उसको हम लोग इंडक्टर कहेंगे। ठीक है ना, ओके, मतलब मेरा बात समझ में आया ना। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन अगर डिफाइन कर दे कि एक आइडियल इंडक्टर लगा हुआ है जिसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल लगा हुआ है, तो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना, और अगर वो लोग बोल दे कि एक कॉयल है, एक इंडक्टर है, ठीक है ना, और एक कॉयल है जिसका इंडक्टेंस है 2 हेनरी का, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ठीक है ना, तो फिर वो 2 हेनरी का इंडक्टर और 1 ओम का रेजिस्टेंस, वो पूरा मिला के उन सीरीज कनेक्शन को हम लोग इंडक्टर और कॉयल कहेंगे, इसको कॉयल कहेंगे। ठीक है, कॉयल और इंडक्टर कहेंगे। ठीक है, ओके, पूरा को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको हम लोग इंडक्टर मान लिए, पूरा को मानना पड़ेगा। अगर वो लोग ऐसा डिफाइन किया कि एक प्रैक्टिकल कॉयल है जिसका इंडक्टेंस 2 ओम और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो फिर हम लोग पूरा को कॉयल और इंडक्टर डिफाइन करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको इंडक्टर मान लिया। ठीक है, तो चलिए अब मेन क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो जानने की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है ना, नहीं तो बेसिक क्वेश्चन में गलती हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक प्रैक्टिकल इंडक्टर और कॉयल है जिसका 2 हेनरी इंडक्टेंस है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, जिसके थ्रू किया जा रहा है, एक करंट जा रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को करंट का इक्वेशन लिख देना है। ठीक है ना, ग्राफ से। ठीक है, तो क्या करना है, पहले ग्राफ से करंट का इक्वेशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, आई इक्वल टू क्या होगा, देखिए एक यहाँ से 0 से 2 तक अगर हम लोग ले, 0 से 2 सेकंड तक अगर ले, तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन की थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी का
जो इक्वेशन होता है उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी, तो एम क्या होता है, एम स्लोप होता है, और सी क्या होता है, जो सी आपका वो जो पॉजिटिव y एक्सिस रहता है उसके साथ कटिंग को हम लोग सी से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस के साथ कट कहाँ पे कर रहा है, जीरो में कट कर रहा है, तो जीरो यहाँ पे लिख दिए पहले, ठीक है, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, जीरो लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, एम एक्स, एम मतलब क्या, स्लोप, तो स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, मतलब चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो y के डायरेक्शन में अगर हम लोग लिखें तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है, तो 6 डिवाइड बाई 2 अगर कर दिया तो क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो x के जगह में क्या होगा, t होगा, तो x के जगह में t बैठा दिए, तो ये वाला क्या आ गया, i इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ 3 मतलब 3t आ गया, ठीक है, ओके, 3t आ गया। तो किस रेंज के लिए आया ये, टाइम के किस रेंज के लिए, 0 इज लेस देन और इक्वल टू t इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा, 2 सेकेंड, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो ये वाला पहले एक 0 to 2 के लिए आपका आई का इक्वेशन हम लोग लिख लिए ग्राफ से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से इन्फिनिटी तक के लिए लिखेंगे। तो 2 से इन्फिनिटी तक आई का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, देखिए 2 से इन्फिनिटी तक मतलब ये वाला इन्फिनिटी जा रहा है, तो 2 से इन्फिनिटी तक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, ठीक है ना, 6 एम्पियर करंट का वैल्यू रहेगा, तो डायरेक्टली कांस्टेंट 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 एम्पियर, ठीक है, फॉर 2 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन इन्फिनिटी, ओके, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग अगर वोल्टेज का इक्वेशन लिखने जाए तो फिर क्या होगा, देखिए, तो वोल्टेज के लिए क्या लिखेंगे, V, ठीक है, V से डिनोट कर दिए वोल्टेज को, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को क्या पता है, इंडक्टर के थ्रू करंट अगर आई हुआ तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू एल इंटू डी आई डी टी रहता है, ठीक है। ये क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है ना, मतलब यहाँ का जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा ए डिनोटेड होगा कहाँ से, इससे डिनोटेड होगा, ठीक है, ओके। तो चलिए, तो एल के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, एल के जगह में क्या लिखेंगे, एल के जगह में 2, ठीक है, इंटू डी आई डी टी, तो 0 से 2 सेकेंड के लिए पहले डिनोट करते हैं, तो 0 से 2 सेकेंड के लिए क्या होगा, आई का वैल्यू, आई का वैल्यू आएगा आपका, पहले डी डी टी लिख लेते हैं, डी डी टी, अब आई के जगह में क्या लिखेंगे, या 0 to t सेकेंड के लिए, सॉरी 0 to 2 सेकेंड के लिए 3t, ठीक है ना, तो 3t लिख दिए, ठीक है, ओके। रेंज लिख दिए यहाँ के टाइम का, 0 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू 2, ओके, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 3t का डेरिवेटिव t आएगा, तो 3 इक्वल टू 6, ओके, तो 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, ओके। तो चलिए, अब देखिए अब 2 से इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो 2 से इन्फिनिटी तक के लिए क्या करेगा, एल इंटू डी आई डी टी करना पड़ेगा v के लिए, तो 2 मतलब एल इंटू डी आई डी टी, तो डी डी टी लिखना पड़ेगा, डी डी टी ऑफ आई के जगह में क्या लिखेंगे, आई के जगह में 6 लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 2 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके जगह में हम लोग क्या लिख रहे हैं, 6 एम्पेयर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 6 एम्पेयर। तो अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। रेंज क्या रहेगा इसके लिए, रेंज क्या रहेगा, तो रेंज आपका रह जाएगा, ये जो 0 हो रहा है, v का वैल्यू जो 0 हो रहा है उसका रेंज आ जाएगा आपका 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2 इज लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग
को मतलब हम लोग को करंट का इक्वेशन मिल गया, वोल्टेज का इक्वेशन मिल गया, तो इससे हम लोग पावर का इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब पावर मतलब भी पावर पी ऑफ टी इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है ना, जिससे हम लोगों को इंडक्टर जो है वो कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है ना। ये सिर्फ ए इंडक्टर का बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, पूरा ए वाला इंडक्टर का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो अब पावर का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला स्लाइड लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v का मान 0 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए क्या आया था, 6 वोल्ट आया था, ठीक है ना। तो पहले v के लिए 6 वोल्ट यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ओके। अब i के लिए क्या आया था देखते हैं। i के लिए देखिए, i के लिए 0 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए क्या आया था, 3t आया था, ठीक है। तो 3t लिख देते हैं यहाँ पे, ओके। तो क्या आएगा 3 इंटू 6 18t, ओके। तो यहाँ पे रेंज क्या लिखेंगे, 0 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू 2, एकदम इजी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब देखिए फिर से क्या लिखेंगे, पी ऑफ टी का मान अब 2 से लेके इन्फिनिटी तक के लिए क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो 2 टू इन्फिनिटी के लिए वी ऑफ टी का मान क्या आया था देखते हैं। तो 2 टू इन्फिनिटी के लिए देखिए 0, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, यहाँ पे टी होगा ना, यहाँ पे टी होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए देखिए क्या आया था, v के लिए मतलब v का मान क्या आया था, 0 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0। अब आई एफ टी का मान देखने की ज़रूरत नहीं है, आई एफ टी को आई एफ टी लिख दीजिए, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो 0 इज लेस देन और इक्वल, सॉरी 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 2, ठीक है ना। 2 इज लेस देन और इक्वल टू टी इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। एकदम इक्वेशन बाई इक्वेशन गए और सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को पी ऑफ टी का मान आ गया, ठीक है, पी ऑफ टी का मान क्या होगा वो आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग ई का मतलब एनर्जी का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, मतलब एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर पी ऑफ टी होता है, ठीक है, पी ऑफ टी डी टी होता है, ठीक है। और पी ऑफ टी जो होता है वो क्या होगा, आपका एनर्जी मतलब एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी रहता है, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर। मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग मतलब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जब हम लोग टर्म यूज़ करेंगे स्टोर्ड, ठीक है ना, तब हम लोग जो एनर्जी स्टोर्ड रहेगा मतलब एनर्जी जो मिलेगा हम लोगों को, मतलब एनर्जी नहीं बोलेंगे, पावर जो मिलेगा वो प्योर इंडक्टर के लिए मिलेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो हम बोलना चाहते हैं अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए जब हम यूज़ करेंगे स्टोर्ड टर्म मतलब स्टोर्ड एनर्जी टर्म, ठीक है ना, तब पकड़ लीजिए यहाँ पे एक कॉयल है, ठीक है ना, यहाँ पे एक कॉयल है, एक कॉयल है, ये पूरे को हम लोग इंडक्टर कहेंगे, ठीक है ना, ये पूरे को हम लोग इंडक्टर कहेंगे, ठीक है। तो जब हम कहेंगे कि स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे कि वी ऑफ टी आई ऑफ टी का जो प्रोडक्ट है वो निकालेंगे हम लोग सिर्फ इस इंडक्टर के लिए। छोट मतलब ये जो आइडल इंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, ये इंडक्टर के लिए हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी निकालेंगे, तब हम लोगों को मिलेगा स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, ओके। अब पूरे को हम लोग इंडक्टर ही कह रहे हैं, ये इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस को भी हम लोग इंडक्टर और कॉयल कह रहे हैं, ठीक है। परंतु हम लोग अगर एब्जॉर्ब पावर और एब्जॉर्ब एनर्जी का बात करेंगे, ठीक है ना, तब हम लोग इस रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। समझ में आया, फिर से और एक बार बोल देते हैं। जब हम लोग बोलेंगे कि चलो निकालो स्टोर्ड एनर्जी, द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, जब हम लोग ऐसा कहेंगे तब वो इंडक्टर प्रैक्टिकल हो या आपका आइडियल हो, ठीक है ना, हम लोग इस मतलब इस इंडक्टर के अक्रॉस वी ऑफ टी आई ऑफ टी निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया, इसके अक्रॉस वी ऑफ टी, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके थ्रू करंट, ठीक है।
और अगर हम लोगों को बोला जाए कि चलो निकालो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है ना, एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, तब अगर प्रैक्टिकल इंडक्टर रहा, ठीक है, तब हम लोगों को ये जो इंडक्टर है इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा और इस रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ का वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा, यहाँ का वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा, इसका करंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना, नहीं तो एग्जामिनर फंसा देगा क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग का पहला केस क्या था। पहला केस था इंडक्टर के भीतर जो एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है ना, उसका मान निकालना है हम लोगों को। तो स्टोर्ड एनर्जी निकालना है तो हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस जो आपका यह हो रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब जो लिखा है यहाँ पे वी ऑफ टी जो लिखा गया है, ठीक है ना, वो इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज लिखा गया है, ठीक है ना। और आई एफ टी जो लिखा गया है वो इंडक्टर के थ्रू करंट जो है वो उसको लिखा गया है। तो इससे हम लोग को ये जो पावर मिल रहा है ना, ये जो पावर मिल रहा है 0 इज लेस देन और करो टी इज लेस देन 2, ठीक है ना, 2 इज लेस देन और करो टी इज लेस देन इन्फिनिटी, ये जो लिख रहा है ये सब मिल रहा है, ठीक है ना। ये जो इस रेंज के लिए जो पावर मिल रहा है वो इंडक्टर का जो है, मतलब प्योर इंडक्टर, ये जो कॉयल है इस इंडक्टर के लिए हम लोग पी ऑफ टी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, जब हम लोग स्टोर्ड एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, तो हम लोग अब इजीली निकाल लेंगे, ठीक है ना। इंडक्टर के लिए यहाँ पे पकड़ लीजिए 0 टू इन्फिनिटी मान लेते हैं स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी, आप तो सिर्फ मान पुट करना है और कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो पी ऑफ टी के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 इज लेस देन टी इज लेस देन, अच्छा तो पी ऑफ टी को सॉरी और एक बार और एक स्टेप भी बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी तो नहीं होगा, 0 टू 2 ले लेते हैं पहले, ठीक है, 0 टू पी ऑफ टी डी टी, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ओवर 2 टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी डी टी, ठीक है। इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख दिया, ठीक है, पूरा ये इंटीग्रेशन को, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं। तो 0 टू 2 के लिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन नंबर 0 टू 2 पी ऑफ टी डी टी, तो 0 टू 2 के लिए क्या बैठा देंगे 18t डी टी, ठीक है। और 2 टू इन्फिनिटी के लिए क्या बैठेगा, 2 टू इन्फिनिटी के लिए पी ऑफ टी के जगह में क्या लिखेगा 0, ठीक है, 0 डी टी। ईजी जिनिस, बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहना है, बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है। और उसके बाद चलिए कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है। तो 18t मतलब यहाँ पे 18 निकल आया, ठीक है, इंटू 1/2 टी स्क्वायर हो गया 0 टू 2, ठीक है। तो इससे लगभग क्या आ जाएगा आपका 9 मतलब 36 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ठीक है, वो क्या होगा 36 जूल होगा, ठीक है। तो मैं और एक बार बोल देता हूँ, ठीक है ना, अच्छे से और एक बार, ठीक है। जब जब टर्मिनोलॉजी यूज किया जाएगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉयल और द एनर्जी स्टोर्ड इन द नॉन आइडियल इंडक्टर, ठीक है ना, तो हम लोग पहले नॉन आइडियल इंडक्टर देख लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये नॉन आइडियल इंडक्टर और कॉयल है। तो एनर्जी स्टोर्ड टर्म यूज़ किया गया, मतलब यहाँ का वोल्टेज निकालना है और इसके थ्रू करंट निकालना है बस। तो पावर मिल जाएगा, पावर का इंटीग्रेशन कर दो आपको एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है, मतलब यही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो खेल है मैथमेटिक्स का भाई, ठीक है। मैथमेटिक्स कर लोगे तो आराम से आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक सिंपल फार्मूला भी यूज़ आप कर सकते हो इजीली, ठीक है ना, बहुत सिंपल फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो एनर्जी स्टोर्ड है वो फॉर स्टेडी स्टेट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, फॉर स्टेडी स्टेट, क्योंकि इन्फिनिटी तक हम टाइम ले रहे हैं, तो फॉर स्टेडी स्टेट हम लोग एनर्जी स्टोर्ड जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला आता है, ठीक है, कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ई इक्वल टू क्या आता है 1/2, ठीक है, एल आई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आता है, ठीक है। अब आई स्क्वायर मतलब क्या होता है, आई को हम लोग क्या लेंगे, आई को हम लोग क्या ले लेंगे, स्टेडी स्टेट करंट जो होता है वो ले लेंगे, ठीक है ना।
तो 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, एल के जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। और आई के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, आई के जगह में हम लोग क्या आएगा, आई के जगह यहाँ पे है, हम लोगों का डायग्राम देखना पड़ेगा ना उसके लिए, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में देखिए, करंट स्टेडी स्टेट, ये जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कहते हैं, ठीक है। मतलब करंट जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और स्टेडी स्टेट करंट कब कहेंगे, जब एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए करंट चेंज होते होते टाइम के साथ 0 to 2 सेकंड के अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो इसको ट्रांजिएंट कह रहे हैं। और 2 सेकंड के बाद ये देखिए करंट जो है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब ये स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया। तो स्टेडी स्टेट करंट को ही हम लोग लिखना पड़ेगा। तो स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा भाई, स्टेडी स्टेट करंट आएगा आपका 6 एम्पियर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इजीली 6 एम्पियर लिख देंगे, ठीक है। मतलब 6 एम्पियर का स्क्वायर, तो 2 गॉट कैंसिल, तो यहाँ से भी इजीली 36 जूल आ गया। तो यहाँ से इजीली आप फॉर्मूला देख के भी लिख सकते हो, परंतु बात यह है कि अगर आप सिर्फ ये फार्मूला रट के गए, ठीक है ना, और कुछ एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, जो मैं आगे का वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, एब्जॉर्ब पावर का बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तब ये कैलकुलेशन जो है वो आपका बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आप लोगों को सिर्फ फार्मूला नहीं रटना है, ठीक है। आप लोगों को पूरा एकदम ये जो है, मतलब पूरा एकदम आप लोगों को ये कैलकुलेशन अच्छे से करना है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन जो है, मतलब एक कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सीखना चाहिए। उसके बाद आप फार्मूला रटिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर फार्मूला के द्वारा आप लोग इजीली आंसर निकाल सकते हो। और आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना है और नहीं करना है, अगर आप लोगों को ये डेरिवेशन आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये सब बताया, ठीक है। तो अब आगे के वीडियो में मैं बाकी का केसेस को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।